कोविड-19 जो पहला वैक्सीन बनी थी वो रशिया में बनी थी। हाँ, उस कोविड-19 के जो वैक्सीन का नाम क्या था? इंटू 1 कर दिया मैंने, आपका 2 हो गया। 36 था, 3 इंटू 6 कर आपको 18 हो गया। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। हाँ, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ ब्लू, कि 2 का पावर क्यों चल रही थी, 4 का पावर क्यों चल रही थी। जितना आप क्वेश्चन को इलोबरेट करो उतना समझना आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिमुलेट का जो होता है, यहाँ पर आपको सिनोनिम दे रखा है, ठीक है। 2 से 4 के बीच में ही राइट एंगल 3 देखने को मिलती है, ठीक है। आप बोलोगे कि हर टाइम 1 से 2 हो रहा था, तो अब 2 से 3 क्यों नहीं हुआ? कि एक आइटम को 98 रुपए में सेलिंग करा, जिसमें आपको सौभिक को 12% का लॉस होता है। ये हमें कितने पर बेचना चाहिए जिसमें 8% का हमें प्रॉफिट हो, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका वो लीप ईयर है। 400 से डिवाइड हो जाता है सेंचुरी में, तब आपको लीप ईयर माना जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं CUCT PG MSc केमिस्ट्री हो, फिर MSc फिजिक्स हो, या फिर MSc मैथमेटिक्स हो, कॉमन एप्टीट्यूड मैं डिस्कस करने वाला हूं। 2020 का PYQ मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं आपको बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। 2021 का भी कॉमन एप्टीट्यूड का वीडियो अपलोडेड है, 2019 का भी आपको कॉमन एप्टीट्यूड का वीडियो अपलोडेड है। तो अगर जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो पर आके वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा 2021 का एंड 2019 का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट करके जरूर वॉच कीजिएगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं 2020 का PYQ कॉमन एप्टीट्यूड का PG कोर्सेज के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ऑल स्टूडेंट वॉच कर सकते हैं जो CUCT PG के अंदर इस बार एंट्रेंस देने वाले हैं, जिसके अंदर कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आते, हाँ, जैसे MSc केमिस्ट्री हो या MSc फिजिक्स हो या फिर MSc मैथमेटिक्स हो या फिर और भी कोर्सेज हैं जिसके अंदर 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को तो जरूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए वीडियो है। और जो न्यू चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यारों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। 2020 का क्या क्वेश्चन आया था? कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बहुत इजी रहती है, ज्यादा लेवल का नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जिस क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की सबसे पहली विजेता कौन है, इंडिया की सबसे पहली विजेता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, सब के सब जितने भी ऑप्शंस हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इंडियन विन, मतलब कि सबसे पहले इंडिया में किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो देविका रानी को सबसे पहले आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड होता क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड इज ए इंडियन हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा के फील्ड में काफी ज्यादा हाईएस्ट अवार्ड दी जाती है। नेशनल फिल्म अवार्ड ये होता है, ये एनुअली होता है, सालाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिली थी इंडिया में, वो आपको देविका रानी को मिली थी। और जो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो 1969 में आपका स्टैब्लिश हो गया था इंडिया के अंदर। और सबसे पहला 1969 में ही देविका रानी को सबसे पहला अवार्ड मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। सी वॉज इंडियन एक्ट्रेस। तो 1 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट आपको है, जो बृंद्रानाथ सरकार जो है, तो बृंद्रानाथ सरकार को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है। बट 1917 में इसका दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। और कानन देवी को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है। 1976 में कानन देवी का भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और धीरेन्द्र नाथ गांगुली को भी 1975 में भी इसका दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुकी है। सेकंड नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए मतलब कौन सा ऐसा सॉइल है, मिट्टी है, जिसमें कॉटन अच्छे से ग्रो हो जाए। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन की उपजाऊ होती है, कॉटन की एक अच्छी खेती होती है ब्लैक सॉइल के अंदर। तो 2 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम का कैपिटल क्या है? तो वियतनाम का कैपिटल हैनोई होता है। तो आपका थर्ड का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो रंगून जो है किस देश का कैपिटल है? तो रंगून जो होता है वो म्यांमार देश का, म्यांमार कंट्री का कैपिटल होता है रंगून, ठीक है। और हवाना की बात करें तो हवाना जो होता है वो क्यूबा की होती है, क्यूबा कंट्री की कैपिटल हवाना होती है। और वियंतियाने जो होती है वो कैपिटल ऑफ लाओस, कैपिटल ऑफ लाओस की कंट्री का कैपिटल होता है वियंतियाने, ठीक है। तो आपका थर्ड का आपका ए आंसर आपका
करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द ऑड नंबरल्स पेयर, आपको बताना है कि इसमें ऑड बताना है कि नंबरल जो पेयर है वो ऑड कौन सा है, कौन सा, तो कैसे आप ऑड पहचानेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 और 8 का पेयर दे रखा है, तो 2 का पावर क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बी में देख सकते हैं तो 5 का पावर क्यों करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 3 का पावर क्यों करें तो 27 हो जाएगा, बट 4 का पावर क्यों करें तो 64 होता है, बट यहाँ पर 32 दे रखा है डी में। तो यही ऑड न्यूमरल्स पेयर है, काफी डिफरेंट है, काफी चेंज है। तो 4 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। मैंने आपको रीजन बता दिया कि जब सबका क्यों कर रहे थे तो उसके बराबर में आ रहा था, पेयर के बराबर में आ रहा था, बट 4 का जब हम क्यों करते हैं तो 64 होता है, बट यहाँ पर 32 दे रखा है, इसका मतलब ये पेयर नहीं है, ये डिफरेंट है, ये ऑड न्यूमरल्स पेयर है। तो आपका 4 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच कैरीज द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस शोइंग ग्रेट नॉलेज और इंसाइट। तो इसमें बताना है कि आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। इस ऑप्शन के अंदर में आपको इंसाइट का मीनिंग का आइडेंटिफाई करना है, जो ऑप्शन आपको दे रखा था। इंसाइट का मतलब होता है कि इंसाइट का मतलब डीपली अंडरस्टैंडिंग होता है, तो इसका आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 5 का डी प्रोफाउंड होता है, प्रोफाउंड के अंदर में भी होता है डीपली अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब जो होता है इंसाइट और प्रोफाउंड जो होता है दोनों का मतलब जो होता है वो सेम ही होता है, सेंटेंस भी आप बनाओगे तो सेम ही आएगा। तो 5 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द ऑड वन, इसमें बताना है कि ऑड क्या हो सकता है। मैंने अभी क्वेश्चन बताया ऑड न्यूमरल्स का, वही सेम क्वेश्चन इसमें डिफरेंट ऑड वन मतलब हाँ, हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूसीटी के अंदर में कि ऑड वन बताना है, डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पर ऑड वन का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट है, थोड़ा अलग टाइप का है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में आपको 3 ऑप्शन जो होगा वो आपको सेम टाइप का रहेगा, और एक जो ऑप्शन होगा वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, तो वही आपको ऑड वन होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अल्फाबेटिकल आपको ए से लेकर जेड तक आपको राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी में, तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा डिफरेंट है और कौन सा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर का आपको मैंने बताया कि आपको अल्फाबेटिकल इस तरह से आपको राइट कर लेना है समझने के लिए। हाँ, 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेटिकल होती है, तो आपको राइट कर लेना है। और यहाँ पर देखना फर्स्ट ऑप्शन में बीडी था, सेकंड बी ऑप्शन में एमपी था, और सी ऑप्शन में एचके था, और डी ऑप्शन में आपका एनक्यू था। इसमें डिफरेंट क्या है, तो बी और डी के बीच में एक अल्फाबेटिकल का गैप है, ठीक है, और एम और पी के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है, और एच और के के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है, ठीक है, और एन और क्यू के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है। इसका मतलब यहां पर से आपको समझ में आ गया होगा कि बी और सी और डी के अंदर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है क्राइटेरिया, कि 2-2 ऑप्शन में 2-2 अल्फाबेटिकल का गैप है, एम और एन के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है, और एच और के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है, और एन और क्यू के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है। बट ए में आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही अल्फाबेटिकल का गैप है, इंसर्शन है, जो भी बोल सकते हैं आप, समझ लीजिए यहां से पॉइंट को। तो यहां पर इसमें जो डिफरेंट होगा, ऑड वन होगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी बी डी। तो 6 का आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी बी डी। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया हूं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ अप्राइज। तो अप्राइज का आपको बताना है सैनोनिम। सैनोनिम आपको बता दिया कि सैनोनिम्स हो या एंटोनिम्स है, इससे क्वेश्चन हमेशा सीयूसीटी पीजी के अंदर कॉमन एप्टीट्यूड में देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया कि सैनोनिम एंटोनिम से जरूर फोकस कीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता देता हूं, सैनोनिम आपको पता ही होता है कि सैनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताना है कि अप्राइज का सिमिलर वर्ड इस ऑप्शन में कौन सा होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अप्राइज का मतलब जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, तो इजी वे में आप आंसर बता सकते हैं। अप्राइज का मतलब होता है मीनिंग इन्फॉर्म करना, मतलब किसी को बताना या इन्फॉर्म करना। तो उसी हिसाब से अगर इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि इन्फॉर्म करना, इसका मतलब है कि डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, नोटिफाई करना। और यहाँ पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि अप्राइज का आपका सैनोनिम्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सैनोनिम दे रखा है, बहुत सारे आपको सैनोनिम दे रखा है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में अगर और भी अप्राइज के बारे में पूछ दे फिर सैनोनिम पूछ दे, जरूरी नहीं आपको नोटिफाई ऑप्शन दे, कुछ और भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो अप्राइज का सैनोनिम बहुत सारे होते हैं, एडवाइस भी होता है, नोटिफाई भी होता है, इन्फॉर्म भी होता है, टेल भी होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में, फर्दर एग्जामिनेशन में आपको काम आएगी। तो 7 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू अडेप्ट। अब इसको अडेप्ट का एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिया अपोजिट ही है, तो यहां पर आपको एंटोनिम्स ना देकर के अपोजिट लिखा है, तो अपोजिट हो या एंटोनिम्स हो बात बराबरी होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इसका अडेप्ट का मतलब होता क्या है। अडेप्ट का मतलब होता क्या है कि एबल टू समथिंग वर्क या फिर स्किलफुल समथिंग, मतलब कोई ऐसे इंसान या ऐसे पर्सन जिसके अंदर किसी भी चीज को करने की उसके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है,
तो उसी चीज को हम बोलते हैं अडेप्ट बोलते हैं। तो उसका हम उल्टा करेंगे तो उसका उल्टा अनेप्ट इनेप्ट होता है, INEPT। इनेप्ट का मतलब अगर मालूम करते नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसको करने के कोई एबल नहीं है, कुछ भी करने के लिए असमर्थ है, उसी को हम अनेप्ट बोलते हैं। तो जस्ट उसका उल्टा होता है, अडेप्ट का उल्टा अनेप्ट होता है, या फिर अडेप्ट का एंटोनिम्स भी अनेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन को देख सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है कि अडेप्ट का एंटोनिम्स या अपोजिट क्या क्या होता है। क्लैम्सी होता है, अनस्किल्ड होता है, इनेप्ट होता है, अनस्किलफुल होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जरूर इसे डिटेल वाइज में रीड कर लीजिएगा। तो आपने सोल्यूशन देख लिया, तो फिलहाल 8 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस के अंदर बताना सही करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो सेंटेंस क्या दे रखा है, फैमिली इज द ग्लू दैट होल्ड सोसाइटी। तो फैमिली इज द ग्लू, ग्लू का मतलब होता है क्या, कि दो वस्तुओं को जोड़ना, मतलब दो चीजों को जोड़ने वाली चीज को ही ग्लू बोलते हैं। तो फैमिली और होल सोसाइटी के बीच में जोड़ने वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, तो म्यूचुअली बोल सकते हैं या फिर टुगेदर बोल सकते हैं। बट टुगेदर यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, सूटेबल नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा म्यूचुअली ज्यादा सूटेबल होगा। तो 9 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, म्यूचुअली। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ विच द डिजीज एंजीना इज एसोसिएटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंजीना होता है, एंजीना एक बीमारी होता है, एक डिजीज का नाम है। और ये बॉडी का किस पार्ट में एंजीना एक बीमारी होता है, तो एंजीना जो बॉडी के जो पार्ट में आपको बता देता हूं कि बॉडी के किस पार्ट में होता है। तो बॉडी ये एंजीना जब होता है ना, तो पेनफुल होता है, अचानक से दर्द उठती है, पेन होता है। वो पेन आपको चेस्ट में पेन होता है। तो एंजीना जो होता है वो आपको चेस्ट में पेन होता है। मैं आपको थोड़ा नॉर्मल बारे में आपको बता देता हूं कि एंजीना डिजीज इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब चेस्ट में पेन अचानक से उठने लगती है, तो वहां पर उस बीमारी को एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं और एंजीना डिजीज भी बोलते हैं। और इसका रीजन ये होता है कि जब हार्ट के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है, उसके बीच में कमियां आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो होना रिड्यूस हो जाता है हार्ट से, तो वहां पर आपको क्या होता है, एंजीना जैसे बीमारी होने लगती है और आपका चेस्ट में पेन होने लगता है, अचानक से चेस्ट में पेन होने लगती है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। एंजीना जो बीमारी होता है वो चेस्ट के अंदर ही होता है, पेन होती है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच कैरी द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम्स। तो जो आपको इसमें बताया गया है कि जो अंडरलाइन दे रखा है वो आइडियम्स है, और उस आइडियम्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका अंडरलाइन दे रखा है, और ऑन द लूज ये आपका क्या है, आइडियम्स है। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप सेंटेंस पूरा रीड कर लीजिए। देयर हैव बीन सेवरल वार्निंग्स बाय द गवर्नमेंट दैट देयर्स ए हार्डकोर क्रिमिनल ऑन द लूज इन द सिटी। तो ऑन द लूज का मतलब ये होता है कि नॉट कंट्रोल्ड। ऑन द लूज को अगर हम नॉर्मल वे में समझें कि इसका मतलब क्या होता है, तो नॉट कंट्रोल्ड होता है। तो नॉट कंट्रोल्ड का मतलब इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं। नॉट कंट्रोल मतलब बी मूविंग फ्रीली, कहीं भी घूम सकता है। तो आपका उस हिसाब से 11 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ऑन द लूज के मतलब ही मतलब होता है नॉट कंट्रोल, और नॉट कंट्रोल को आप ऑप्शन में मिला सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बी मूविंग फ्रीली। अब 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज द वन विच द डिफरेंट। ऐसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 3 2 4 दे रखा है, और बी ऑप्शन में दे रखा 1 3 6 दे रखा है, और सी ऑप्शन में 3 5 2 एंड डी ऑप्शन में 2 4 4 दे रखा है। तो इसको कैसे हम माइंड लगाएंगे, ये एनालॉजी है। तो कैसे आपका माइंड लगाना कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, कौन सा डिफरेंट है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो आपको फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको डिजिट दे रखा है 3 2 4। तो 3 2 4 मतलब 324 दे रखा है। 3 2 4 को अलग अलग करके इसको एडिशन कर दीजिए, मतलब 3 + 2 + 4, इसको एडिशन करोगे कितना आएगा, 3 + 2 5 + 4 9। तो इस हिसाब से इसका 9 आएगा। तो उस तरह से आपको सी में देखना है कि 3 + 5 + 2 कितना आता है, 10 आता है। तो ये आपका 10 आएगा। उस हिसाब से आप बी में देख सकते हैं, तो 1 + 3 + 6 कितना आएगा, ये भी 10 आएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में देख सकते हैं 2 + 4 + 4 कितना आएगा, ये भी 10 आएगा। इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों में सेम आ रहा है 10 10। बट ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपका 9 आ रहा है। 3 + 2 + 4 कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका 12 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डिफरेंट है, बाकी सी और बी और डी है वो थोड़ा सेम है। तो सेम है, तो यहाँ पर पूछा था डिफरेंट, पूछा था डिफरेंट, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 3 2 4 मतलब कि 9 आ रहा है, तो आपका 12 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द बेस अल्टरनेटिव फॉर 1:1 प्रोपोर्शनल 25:1। तो 1:1 हो रहा था, 25 क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन बहुत इजी रहता है कॉमन एप्टीट्यूड से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना कॉमन एप्टीट्यूड का, उतना जल्दी आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करोगे। और कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो आपका स्कोर तो बहुत ज्यादा तेजी से आपको ग्रो कर देगा और अच्छा स्कोर आपको ला करके दे देगा रिजल्ट में। तो 1:1 इसका मतलब ये है कि 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी था, बहुत इजी था। अगर आप माइंड लगाओगे, आप सेंस लगाओगे, तो मुश्किल से 20 सेकंड में क्वेश्चन इजी वे में डील हो जाएगी। तो बस यही आपको प्रैक्टिस, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना फायदा है। और इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर मैं आपको 5 साल का मतलब 5 इयर्स का आपको PYQ मैं जरूर कराऊंगा CUET PG कोर्सेज के लिए कॉमन एप्टीट्यूड। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहिएगा। तो 13 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। तो ये आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न का आपको सेम बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगी। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप क्या करते हो कि आप क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सेंस बहुत नॉर्मल होता है, बट आपने दिमाग बहुत ज्यादा लगा लेते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन जल्दी बनती नहीं और काफी ज्यादा टाइम लग जाती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रखा है कि 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 11 दे रखा है, आपको फिल इन द ब्लैंक 17 दे रखा है। तो 2, 3, 5, 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। आपने पढ़ा होगा 6, 7 में प्राइम नंबर होता क्या है। तो ये आपका 2, 3, 5, 7, 11 फिल इन द ब्लैंक्स 17 ये आपका प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये ऑप्शन जो ये आपको दे रखा है, ये सबके सब प्राइम नंबर है। 2 क्या होता है? 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, और इसको कोई डिवाइड करने वाला नहीं है। 3 भी 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड, और कोई डिवाइड करने वाला नहीं है। 5 जो भी होता है वो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड, और कोई भी डिवाइड करने वाला नहीं है। तो उसी हिसाब से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 भी प्राइम नंबर हो गया। 11 के बाद 12 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 1 से डिवाइड तो हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड हो भी जाएगा 12, लेकिन 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया प्राइम नंबर में कि 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए और कहीं से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 12 ना होकर 13 आपका हो जाएगा। 13 आपका प्राइम नंबर होता है। 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। इसका मतलब यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपका 13 होगा। तो 14 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द सर्टेन लैंग्वेज GAMBLE, ठीक है, इज कोडेड एज FBLCKF, तो हाउ इज फ्लावर FLOWER कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कॉमन एप्टीट्यूड CUET PG के अंदर। इस पे भी फोकस जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन हमेशा आती है कॉमन एप्टीट्यूड के अंदर, मैं हमेशा नोटिफाई करता हूं कि ये भी क्वेश्चन 15 जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलती है कॉमन एप्टीट्यूड के अंदर में, और हर साल क्वेश्चन आती है। तो इस पे भी जरूर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर कोडेड का क्वेश्चन है, गैम्बल GAMBLE का कोडेड है, FBLCKF आपका कोडेड है। तो फ्लावर का कोडेड क्या होगा? तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल सबसे समझने की, इजी में समझने के लिए आपको अल्फाबेटिकल को राइट कर लेना है, मतलब A से लेके Z तक राइट करना होगा। तो वहां से आपको समझने में आसान होगा। जिसको माइंड में याद होता है कि अल्फाबेटिकल A से Z के बीच में क्या होता है, M के बाद क्या आता है, P के बाद क्या आता है, N के बाद क्या होता है, तो उसके थोड़ा आसान होगा। जिसको थोड़ा कंफ्यूज होती है कि N के बाद क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप A से लेके Z तक किसी रफ पेज में अल्फाबेटिकल को राइट कर लीजिएगा। मुश्किल से 20 सेकंड लगेगी राइट करने में। उसके बाद डील कीजिए तो इजी वे में डील हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं सोल्यूशन लेकर चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको सोल्यूशन लेकर आया हूं। यहाँ पर अल्फाबेटिकल आप देख सकते हैं, मैं आपको अल्फाबेटिकल राइट कर दिया हूं A से लेके Z तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था गैम्बल का जो कोडेड था FBLCKF, तो ये कैसे कोडेड हुआ मैं आपको उससे पता लगा लूंगा, और जैसे वो मालूम हो जाएगा ये चीज, वैसे ही इसका आंसर हम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैम्बल का फर्स्ट अल्फाबेटिकल G है, तो G को हम देख सकते हैं G से पहले हमारा F आ रहा है। तो यहाँ पर P मैंने लिख दिया कि जो पहले आया यहाँ पर F हुआ, उसको हम पहले P राइट कर दिया हूं, और उसके बाद A आ रहा है, तो A के बाद B आ रहा है, इसका मतलब ये आफ्टर होता है। यहाँ पर आफ्टर A लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसी को समझिएगा, P मतलब प्रीवियस हो गया और A मतलब आफ्टर हो गया।
और एम देख सकते हैं, एम यहाँ पर देख सकते हैं एम, तो एम के बाद एल है, इसका मतलब है कि एम से पहले एल आ रहा है, इसका मतलब ये एम पी हो गया, मतलब एम जो है वो प्रीवियस आपको चूज करना है। उस तरह से बी देख सकते हैं, बी के आफ्टर में सी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सी आ रहा है, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। और एल देख सकते हैं तो एल का पहले के आ रहा है, यहाँ पर के फिल किया गया है, के पुट किया गया है, तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा जो ए है वो आपका आफ्टर है और पी जो है वो प्रीवियस है, अल्फाबेटिकल के प्रीवियस है और अल्फाबेटिकल के आफ्टर है, तो सेम इसी पे आपको अप्लाई कर देना है। तो एफ जो होगा तो पहले प्रीवियस था, तो एफ का प्रीवियस कौन हो गया, ई हो गया, तो यहां पर मैंने ई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर हो गया, तो एल का आफ्टर क्या है, तो एल का आफ्टर एम है, तो यहाँ पर एम पुट कर दूंगा, सिंपल सा बात है, बस वही करना है। अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन में एम था, तो एम का प्रीवियस है, तो ओ का प्रीवियस देखना, तो ओ का प्रीवियस एन है, तो यहाँ पर हम एन पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू में यहाँ पर देखना फोर्थ नंबर में, तो फोर्थ नंबर बी था, तो बी का आफ्टर है, तो डब्ल्यू का आफ्टर कौन, डब्ल्यू का आफ्टर एक्स होगा, तो डब्ल्यू का आफ्टर यहाँ पर एक्स मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब ई का प्रीवियस होगा, तो ई का प्रीवियस कौन होगा, यहां देख सकते एल का प्रीवियस पे ई का प्रीवियस कौन होगा, तो ई का प्रीवियस डी होगा, तो यहाँ पर डी पुट कर दिया, ठीक है। उस तरह से आर का आफ्टर देखना है, तो आर का आफ्टर क्या होगा, तो आर का आफ्टर एस होगा, तो यहाँ पर एस पुट कर दिया, तो बस आपका यही आपका कोडेड हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो बस यही आपका फ्लावर का कोडेड बताना था, तो ई एम एन एक्स डी एस ये आपका आंसर हो जाएगी। तो 15 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ई एम एन एक्स डी एक्स आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, अपने सोल्यूशन देख लिया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सेम क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोडेड 15789 एक कोडेड दे रखा है, इसको रिटर्न किया गया EGKPT, इसका कोडेड करके दे रखा है। उस तरह से आपको 2346 का कोडेड दे रखा है ALUR, तो आपको बताना है कि 23549 का कोडेड क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चंस है कि आपको पहले आपको कॉपी में राइट करना होगा EGKPT का क्या क्या आपका नंबरिंग दे रखा है 15789 और ALUR का नंबरिंग दे रखा है 2346, और इसी में आपको बस सेम टू सेम पुट कर देना है, बस कुछ नहीं करना, इसमें सेम टू सेम पुट कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, सोल्यूशन यही दे रखा था, EGKPT का आपका नंबर दे रखा था और ALU अल्फाबेट का आपका नंबर दे रखा था। तो सिंपल आपको बताना था कि 2359 का क्या होगा, तो सिंपल सा आपका है कि 2 का क्या होगा, 2 का क्या अल्फाबेटिकल होता है, 2 का अल्फाबेटिकल यहाँ ए आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली ए पुट कर देना है, बस इसी में से मतलब क्वेश्चन में ही आंसर आपको ढूंढना है, बस क्वेश्चन में ही आपका सोल्यूशन दे रखा था, उसी में से ढूंढ कर आपको आंसर बता देना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 है तो 3 में क्या है एल देते हैं, यहाँ पर एल पुट कर देना है सिंपल सा। 5 है तो 5 में क्या है, 5 में आपको जी दे रखा था, तो यहाँ पर जी पुट कर देना है सिंपल सा। अब 4 में क्या है, तो 4 में यहाँ पर जैसे 4 में आपको यू है, तो यहाँ पर आपको यू पुट कर देना सिंपल सा। अब यहाँ पर 9 में क्या है, तो 9 में आपको टी है, तो 9 में आपको टी पुट कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये वर्ड देखने को मिल जाती है ALGUT। 16 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ALGUT। आपने सोल्यूशन देख ही लिया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, अल्फाबेटिकल से नंबरल्स को और नंबरल से अल्फाबेटिकल को। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, तो इस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस सेंस लगानी है, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं और आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज द सन राइज फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले सन की रोशनी देखने को मिलती है, सबसे पहले सन राइज होता है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले सन राइज होता है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको नॉर्मल में भी आपको मालूम होता है कि अरुणाचल प्रदेश जो होता है जिसमें सबसे पहले सन राइज होती है। तो 17 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। इसमें बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा भारत आजाद हुई थी उसके बाद जो इंडिया में जो लैंग्वेज बना था, सबसे पहला कहाँ लैंग्वेज, सबसे पहला लैंग्वेज जो बना था और वो किस स्टेट में सबसे पहला लैंग्वेज बना था। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज बना था वो तेलुगु लैंग्वेज बना था और किस स्टेट में बना था, तो आंध्र स्टेट में बना था। तो 18 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहला जो लैंग्वेज का ऑर्गेनाइज हुआ था वो आंध्र स्टेट में ही हुआ था, जिसमें आपको मद्रास स्टेट के बीच में सेपरेटिंग हुआ था। तो शायद उसी टाइम, आई थिंक उसी टाइम ये लैंग्वेज जो था ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो डेट थी वो 1 अक्टूबर 1953 में इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नॉन एज आंध्र स्टेट। इसी को आंध्र स्टेट बोलते हैं और सबसे पहला जो क्रिएट किया था लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसको हम लिंग्विस्टिक स्टेट भी बोलते हैं, तो हमारा आंध्र स्टेट ही था। 1 अक्टूबर 1953 में ही आपको देखने को मिली थी, ये ऑर्गेनाइज हुआ था सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश। तो 18 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत बाय द विशाखा दत्ता दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, जो आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सिंपल मैं आपको बता देता हूं, इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो। मुदाराक्षम ये संस्कृत की पार्ट है, तो इसका 19 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आपको याद करने वाली बात है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, और रेड इज कॉल्ड येलो, और येलो इज कॉल्ड ग्रीन, और ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, और ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। बट आप देख सकते हैं क्या ट्विस्ट है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखिए क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतना बड़ा था कि देखने में बहुत हार्ड लग रहा, बट इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था इस वीडियो का, सबसे इजी क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन। इसमें इतना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं निकला, कोई सेंस ही नहीं निकला। अगर हम पूरा ना पढ़ के आप इस पार्ट को हम सिर्फ पढ़ लेते, रीड कर लेते, तो आंसर दे सकते थे कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, सिंपली रेड होगा। तो 20 का प्लस सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको सेट कर देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चूज द ऑड वन। फिर ऑड वन क्वेश्चन पूछा गया कि कितना ऑड वन क्वेश्चन आते हैं, तो ऑड वन मतलब डिफरेंट। तो या आप देख सकते हैं कि जोवर होगा, अरहर होगा, मूंग होगा या उड़द होगा। तो जो अरहर, मूंग और उड़द जो होता है ये आपका दाल होता है, ठीक है, जो आप लोग खाते हैं वो दाल होती है। बट जोवर जो होता है ये दाल नहीं होता है। तो आपका 21 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, जोवर। 22 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं सेंटेंस को मैं रीड कर लेता हूं। द प्रेजेंस ऑफ हॉकर्स ऑन फुटपाथ हिंडर्स मूवमेंट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडरलाइन दे रखा है वो हॉकर्स, हॉकर्स मतलब होता क्या है, फेरी वाला। फेरी वाला आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं आपको समझाता हूं। फेरी वाला मतलब उसको बोलते हैं जो आपको गली मोहल्ले में, गांव में, सिटी के अंदर जो आपको कपड़े जो फेरी वाले होते हैं जो बेचते हैं, जो बोल बोल करके अपनी सामान को बेचते हैं घरे घरों में, या फिर अपने गांव में गलियों के अंदर जो बेचते हैं, उसी को हम बोलते हैं फेरी वाला। तो फेरी वाला के इसका क्या आपका मीनिंग होगा, इस ऑप्शन से आपको मैच करके बताना है। इस ऑप्शन से आपको आइडेंटिफाई करना है हॉकर्स का कि इसका करेक्ट आपका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, आप ए ऑप्शन देखते तो ए ऑप्शन का मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता होता है, बायर का मतलब होता है कि खरीदने वाला होता है, बेगर तो आप हो नहीं सकता है। तो वेंडर इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। वेंडर्स का मतलब ही होता है कि गली मोहल्ले में जाकर के बेचने वाला, तो उसी को हम बोलते हैं हॉकर्स भी, फेरी वाला भी बोलते हैं और वेंडर्स भी बोलते हैं। किसी भी चीज को गली मोहल्ले में जाकर बेचने वाला को ही वेंडर्स भी बोलते हैं और हॉकर्स भी बोलते हैं, फेरी वाला। तो 22 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सप्रेशन वाई मीडिया। तो 23 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ए मिडिल कोर्स या एक मिडिल या ए मिडिल वे। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ, ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी, बेकरी नहीं है बेकरी होगा, ठीक है। ब्रेड इज रिलेटेड टू बेकरी इन द सेम वे, इसी सेम वे में आपको बताना है ब्रिक रिलेटेड इज टू क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेड और बेकरी के क्या रिलेशन होता है। तो जो ब्रेड होता है वो बेकरी के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसी को हम बेकरी बोलते हैं। तो ब्रिक को कहां मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, भट्टी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ब्रिक को। तो भट्टी का इंग्लिश क्या होता है, किल्न होता है, KILN होता है। तो KILN का मतलब ही भट्टी होता है। तो 24 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और कॉमन एप्टीट्यूड PYQ 2020 का भी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द पेयर विच एग्जिबिट सेम रिलेशनशिप। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपको बताना ये है कि सेम रिलेशनशिप बताना है, इसका सेम रिलेशन क्या है, उसी के हिसाब से देख करके आपको ऑप्शन में करेक्ट बताना है। तो थर्मोमीटर, रेशियो, टेम्परेचर, इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो थर्मोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो किस चीज का मेजरमेंट करता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन में आपको सेम रिलेशनशिप बताना है। तो डायनमोमीटर जो होता है, डायनमोमीटर भी एक डिवाइस होता है, वो किस चीज का मेजरमेंट करता है, तो मैकेनिकल फोर्स या फिर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का भी मेजरमेंट करता है। तो ये आपका ए जो है वो करेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जैसे फैथोमीटर, तो फैथोमीटर भी एक डिवाइस है, वो किस चीज की मेजरमेंट करता है, तो ओशियन डेप्थ का मेजरमेंट करता है। किस चीज का करता है, ओशियन डेप्थ का मेजरमेंट करता है। तो बी ऑप्शन में सरफेस टेंशन दे रखा था, ये भी गलत हो गया, ये भी रिलेशनशिप मैच नहीं किया। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर कौन सी डिवाइस है, किस चीज को मेजरमेंट करता है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करता है। तो
तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल जाती है कि हाइग्रोमीटर ही होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करता है। और ह्यूमिडिटी होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नमी। नमी को मेजरमेंट करता है, कहां पर आपकी मॉइस्चर है, कहां पर आपकी पानी की अंश है, उस चीज को ये डिवाइस मेजरमेंट करता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर या फिर वेपर इन एयर, तो इस चीज को मेजरमेंट करता है। तो हाइग्रोमीटर का जो डिवाइस है वो किस चीज का मेजरमेंट करता है, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करता है। अब डी ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो आपको किस चीज का मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। तो ये भी उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो थर्मोमीटर और टेम्परेचर के बीच जैसा रिलेशनशिप है वो आपका सी जो है वो उस टाइप का रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। तो 25 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे आपको सोल्व करना है। 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 20 प्लस, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा इस बार 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। पार्ट ए भी जैसे पार्ट बी होती है उस तरह पार्ट ए भी होती है। अगर पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर दोगे, 25 में 23 नंबर आप मार्क्स लेकर आ जाते हो, 24 मार्क्स लेकर आ जाते हो, तो अच्छी मार्क्स हो जाती है और आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इस बार आपको अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया, जितनी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू हो गया, जितने भी इंडिया की जो शान शौकत यूनिवर्सिटी हैं, आपको उसमें जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन और एक एक मार्क्स बहुत बड़ी मायने रखती है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, हमेशा इसको हैवी में लीजिएगा, भारी में लीजिएगा। और हमेशा इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, दोस्तों यार में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी होगी या थोड़ा सा भी समझ में आता होगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, उसको जरूर रिकमेंड कीजिएगा कि इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर वॉच करो, आपको फायदा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको और भी ईयर का सीरीज वाइज PYQ जरूर कराऊंगा कॉमन एप्टीट्यूड का। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।